वेलकम टू जंगल स्टडी। आज हम जो कल गांधीवाद का लेसन था, जो उसका सेकंड पार्ट आज देखेंगे हम। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आज गांधी जी के आर्थिक विचार। गांधी जी के आर्थिक विचार क्या थे वो देखियो। गांधी जी अर्थशास्त्री नहीं थे, यानी गांधी जी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे कि मतलब उनको एक तो उन जिन्होंने कोई अर्थशास्त्र का विशेष अध्ययन किया हो, कोई अर्थशास्त्री विशेष अर्थशास्त्री नहीं थे। इसलिए उनके आर्थिक विचार किसी अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित नहीं थे। यानी उनके जो विचार थे, आर्थिक विचार किसी आर्थिक सिद्धांत यानी अर्थशास्त्र के जो सिद्धांतों के आधार पर नहीं थे। उन्होंने क्या किया, अपने आर्थिक विचारों में उन्होंने अर्थशास्त्र के नियमों का पालन भी नहीं किया। उन्होंने स्वयं किसी आर्थिक सिद्धांत की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से तैयार नहीं किया था। तो गांधी जी का उनका मतलब जो आर्थिक विचार थे वो उनके स्व प्रेरित थे, उनके खुद के द्वारा प्रेरित विचार थे। उन्होंने कोई अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग उन विचारों में नहीं किया था। गांधी जी ने, गांधी जी का आर्थिक समस्याओं पर दृष्टिकोण उद्धारक था। उनके सुझाव समय, आवश्यकता और मानवता की दृष्टि से प्रेरित होते थे। यानी उन्होंने समय और आवश्यकता के अनुसार अपने आर्थिक विचारों को मतलब उन्होंने क्या किया, संशोधन भी किया। इस तरह से वो क्या कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका आर्थिक रूप से सभी लोग सक्षम हो सके। ये उनके विचारों में क्या था, उनके सुझाव वास्तविकता और स्वयं के अनुभव पर आधारित थे। वो बात मैंने बताई, यानी उनके विचार क्या थे, वास्तविकता और स्वयं के अनुभव पर आधारित थे। यही कारण है कि गांधी जी के आर्थिक विचार बदलते रहे। अभी मैंने आपको बताया कि उनके विचार समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते थे, और जो सिद्धांत होते हैं वो कभी नहीं बदलते। आप सभी जानते हो, जैसे हम देखते हैं प्रैक्टिकल, जैसे हम साइंस में देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जैसे जल बनता है, पानी बन जाता है, उसी प्रकार वो कहीं भी कभी भी करो वही चीज़ होगी। कई सिद्धांत है, तो वो जो सिद्धांत है ना वो ऐसे कैसे रहेंगे, जो न्यूटन गति का नियम हो। जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आज से वर्षों पहले भी वही था कि जो ऊपर जो चीज़ फेंकेंगे नीचे क्यों गिरती है, वो कभी नहीं बदलेगा। मगर गांधी जी के जो सिद्धांत थे ना, आर्थिक विचार थे, वो किसी सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। वो समय के अनुसार बदलते रहते थे। यही कारण है कि गांधी जी के आर्थिक विचार बदलते थे। इसमें हिंद स्वराज में गांधी जी के विचार वर्तमान सभ्यता विरोधी, यंत्र विरोधी और पूंजी विरोधी प्रतीत हैं। अब गांधी जी ने पुस्तक हिंद स्वराज में क्या लिखा है कि जो उनके आर्थिक विचार, जो उनके बारे में वर्तमान जो सभ्यता है वो क्या थी, उन्होंने क्या बताया, पूंजीवाद को इसके लिए विरोधी माना, सबके लिए विरोधी पूंजी प्रतीत होती है। जो उनके विचार ये बताया कि व्यवहार उपयोग यंत्र समझौता करने वाले दिखाई देते हैं। जो व्यवहार उपयोग और यंत्र समझौता करने वाले दिखाई देते हैं, उनके विचार उपनिवेश शासन से प्रभावित हुए थे। हमारे देश के अंदर ब्रिटिश शासन था, तो हम ब्रिटिश शासन, भारत क्या था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। उनसे उनके विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे गांधी जी के। और देखो ध्यान से इसमें और चीज़ देखिए, उन्होंने क्या बताया, उनके जो विचार थे क्या थे, उनके विचार यानी गांधी जी के आर्थिक समस्या का दृष्टिकोण क्या था, उद्धारक दृष्टिकोण था। उनका दृष्टिकोण कैसा था, उद्धारक दृष्टिकोण था। अब देखेंगे हम वर्तमान समय में गांधी, वर्तमान समय और गांधी, यानी प्रेजेंट, वर्तमान समय में और गांधी, इसमें क्या है, कैसे तुलना करते हैं वो देखते हैं। तो उनका जो पहला था उसके अंदर उन्होंने दो वो बताए, दो सिद्धांत दिए। यंत्रों पर निर्भरता दुखदायी, एक तो ये बताया उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने बताया पूंजीवाद का विरोध, और पूंजीवाद का विरोध बताया। तो यंत्रों पर निर्भरता को तीन तरीके से उन्होंने दुखदायी बताया। इसकी नकल हो सकती है, इसके विकास की कोई सीमा नहीं है, ये मानव श्रम का स्थान ले लेता है। अब इनको थोड़ा डिटेल से मैं समझाता हूँ आपको। यंत्रों पर निर्भरता दुखदायी कैसे है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वर्तमान सभ्यता की भर्त्सना की है। जो वर्तमान सभ्यता है उसकी क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, ये बहुत गलत है, बेकार है ये। तो इन्होंने भर्त्सना की है सभ्यता की। और क्या कहा उन्होंने, गांधी जी के विचार रस्किन, टोल्स्टॉय और आरसी दत्ता के विचार प्रभावित थे। यंत्र की तुलना में गांधी जी उस साधन से की जो मानव या पशु श्रम का पूरक या उसकी कुशलता बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि उसका स्थान प्राप्त करने वाला। अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो मशीनों के बारे में, यंत्रों पर निर्भरता दुखदायी क्यों बता रहे गांधी जी, कि जैसे हम किसी चीज़ को किसी का मतलब क्या नाम से उसकी तुलना के लिए उसके मतलब पूरक मान के काम है। जैसे हम यंत्र ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम यंत्रों का प्रयोग करेंगे किसी भी उद्योग में, तो वहाँ के सर में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका पूरक नहीं होती है। मशीन, यंत्र, वो उनको स्थान से हटा देती है। कहने का मतलब क्या है, जब यंत्र का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, कुशलता तो बढ़ेगी नहीं,
जो श्रमिक वर्ग है उनको वहाँ से हटना पड़ेगा, उनकी जगह यंत्र ले लेंगे। तो इससे क्या हो गया, ये दुखदाई है। किस लिए? इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। गांधी जी के अनुसार वर्तमान समय में यंत्रों का प्रयोग ज़्यादा होता है, मशीनरी युग है इस समय। आप सभी जानते हो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी पहले, फिर धीरे धीरे और देशों में भी होने लग गई। तो गांधी जी ने क्या किया, यंत्रों को निर्भरता क्या माना, बहुत दुखदाई माना। अगर हम मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बेरोजगारी ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि जो मनुष्य असल में काम करते हैं उनकी जगह मशीनें काम करेंगी तो क्यों रखेंगे। और तो इस प्रकार उन्होंने ये बताया। अब इसकी नकल भी हो सकती है। इसके 3 रूप दुखदाई कैसे है, नकल हो सकती है। कैसे भाई नकल? क्या एक मशीन है ऐसी दूसरी मशीन कोई बना सकता है और वो भी दूसरी जगह लगा लेगा तो वहाँ के श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। तो मशीनों को, यंत्रों की हम नकल कर सकते हैं, उसकी नकल हो सकती है। उसके विकास की कोई सीमा नहीं है। अब मशीनों के विकास की सीमा कहने का मतलब यह है कि मशीन के कार्य की कोई सीमा नहीं होती है। इसको अब कितने भी सीमा, जैसे कितना भी ज़्यादा उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बेटा आप सभी जानते हो, जैसे आप उदाहरण आप सब समझते हो, जैसे एक तो मान लो हाथ से, आप हैंडपम्प का उदाहरण ले लीजिए। ये जैसे हैंडपम्प देखा हमने, गांव में हैंडपम्प होता था, वो टाइप भी है, नहीं देखा तो उसमें क्या होता है, जैसे हाथ से हम दबाते हैं उसमें पानी कम आता है, उसमें मोटर लगा देंगे यंत्र तो कितना जल्दी उसमें पानी बहुत तेज़ी से आएगा। और भी कई चीज़ें होती है। तो यंत्रों, उनके विकास को सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये यंत्र हमारे लिए दुखदाई है। गांधी जी के अनुसार ये यंत्र क्या है, समाज के लिए और हमारे लिए दुखदाई है। ठीक है, वर्तमान समय की हम तुलना गांधी जी से करते हैं तो गांधी जी ये बात कहते हैं, उस समय होते तो, मौजूद रहते तो, और ये मानव श्रम का स्थान ले लेंगे। ये यंत्र क्या कर लेंगे, जो मनुष्य कार्य करता है उसकी जगह मशीन लगा देंगे। तो मनुष्यों को क्यों लगाएंगे? जैसे मान लो 10 आदमियों का काम एक मशीन कर लेती है, 10 व्यक्तियों को क्यों लगाएंगे? जो भी उद्योगपति है, जो भी मालिक है, वो 10 व्यक्तियों को हटा के एक मशीन का यूज ले लेंगे तो क्या होगा, उत्पादन भी अधिक होगा। तो ये मनुष्य मानव श्रम का क्या ले लेगा, स्थान। और ये पूंजीवाद का, वो पूंजीवाद का विरोध भी करते हैं। कैसे करते हैं भाई, देखो ध्यान से। पूंजीवाद का, गांधी जी ने पूंजीवाद की भर्त्सना बड़े कड़े शब्दों में किए। उनका विश्वास क्या था बेटा, पूंजीवाद में दरिद्रता, पूंजीवाद से दरिद्रता, बेरोजगारी, शोषण और साम्राज्यवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। देखिए पूंजीवाद से क्या क्या हो जाएगी, दरिद्रता बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, शोषण और साम्राज्यवाद। अब इन सबका मैं थोड़ा बताता हूँ। दरिद्रता मतलब जानते हो कि लोग बिल्कुल दरिद्र हो जाएंगे, जो पैसे वाले लोग जिनका उद्योग, उसमें क्या होता है, मैंने आपको पूंजीवाद के बारे में बताया था कि उद्योग पे निजी स्वामित्व हो जाएगा। जो पैसे वाले लोग वो ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे, गरीब लोग ज़्यादा क्या हो जाएंगे, निर्धन बन जाएंगे। तो निर्धनता फैल जाएगी वो, क्योंकि जो मशीनों, जो भी उद्योग कल कारखाने, उनमें किसका नियंत्रण होगा, पूंजीपति लोगों का, उद्योगपतियों, पैसे वाले लोगों का होगा। और जो निर्धन वर्ग उनको कोई भी उसमें हिस्सा नहीं होगा। तो ये क्या है, पूंजीवाद का गांधी जी ने विरोध किया कि जो भी उद्योग कल कारखाने जो भी है उसमें सबका भागीदारी, सबका हिस्सा होना चाहिए। इसका हिस्सा मतलब समझ तो क्या होता है कि जो भी उद्योग होना चाहिए वो सरकार का होना चाहिए। कहने मतलब जो सरकार का होगा तो सरकार, किसी एक व्यक्ति के हाथ में उसका नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो वो जैसे जिसको लगा सकता है, हटा भी सकता है उसमें। जैसे श्रम के लिए किसी को भी श्रमिक को हटा के दूसरे को लगा ले और वो खुद उसे कंट्रोल कर सकता है। अब सबका होगा तो कोई भी जाके, जैसे आप सब समझते हो, उदाहरण स्कूल का ले लीजिए आप। जैसे सरकारी स्कूल होती है उसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, कैसे बच्चे पढ़ सकते, किसी जाति किसी तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं। मगर जैसे एक निजी स्कूल होती है, प्राइवेट संस्था, उसमें मान लो जिसको एडमिशन दिया नहीं दे, थोड़ा ये भी हो जाता है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो ये अलग चीज़ है। तो उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया और क्या कहा, देखो बेरोजगारी हो जाएगी, शोषण। शोषण कौन करेगा, जो पैसे वाले लोगों, गरीबों का शोषण करेंगे, श्रमिकों का शोषण करेंगे, काम करने वालों को क्या करेंगे, शोषण करेंगे, क्योंकि सभी उद्योगों पे उनका नियंत्रण होता है। उनके लिए पूंजी का एकत्रीकरण अनैतिक है। उन्होंने कहा कि पैसे को इकट्ठा न करना गांधी जी के अनुसार बेकार है, ज़्यादा पैसे किसी के पास होना बेकार है। मार्क्सवादी पूंजीवाद का विरोध करते हैं। गांधी जी भी कार्ल मार्क्स की तरह किसका विरोध करते हैं, पूंजीवाद का। कार्ल मार्क्स के बारे में हमने मार्क्सवाद पढ़ा था, तो वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं। सरबराह वर्ग के बारे में बताया मैंने आपको। और क्या होता है, वो भी यही बात करते हैं, अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति हड़प लेता है। अतिरिक्त मूल्य जानते हो, जो भी कोई कार्य मजदूर करता है तो जो पैसे होते हैं, जो लाभ होता है उसको कौन ले लेता है, पूंजीपति यानी उद्योगपति, उसका मालिक, और मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी और मार्क्स के विचार समान पूंजीवाद का विरोध दोनों ही करते थे। गांधी जी का विरोध पूंजी से नहीं बल्कि असमानताओं से। उनका विरोध किससे है, पूंजी से नहीं बल्कि असमानताओं से।
अब देखो, गांधी जी ने आर्थिक सामाजिक विषमता को दूर करने के कुछ सुझाव दिए थे। आर्थिक सामाजिक विषमता हो जाती है समाज में, उनको कैसे दूर करेंगे, उसके लिए गांधी जी ने कुछ सुझाव दिए थे। उनका मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। असत्य और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? असत्य और अपरिग्रह, उन्होंने क्या कहा? असत्य का जैसे अर्थ क्या होता है? चोरी नहीं करना। अब ऐसा साधारण, असत्य का मतलब है चोरी नहीं करना, ठीक है। इसी प्रकार अपरिग्रह का मतलब क्या? धन संचय न करना। भाई ये इसका मतलब एक साधारण अर्थ है। अब इसको हम देखते हैं। जैसे गांधी जी ने असत्य को अहिंसा सत्य के सहायक व्रत के रूप में स्वीकार किया है। गांधी जी ने असत्य को क्या माना? और अहिंसा को सत्य के सहायक व्रत, यानी सत्य के सहायक किसको माना? गांधी जी ने असत्य और अपरिग्रह को सहायक व्रत के रूप में स्वीकार किया है कि सत्य के लिए इन दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, तभी हम विषमता को समाप्त कर सकते हैं। असत्य का सामान्य अर्थ चोरी न करना। असत्य का अर्थ क्या होता है? चोरी न करना। बेटा क्वेश्चन असत्य, तो असत्य का मतलब होता है चोरी न करना, अर्थात कोई वस्तु अथवा धन उसके स्वामी की बिना आज्ञा न लेना। इसमें वो चीजें आ जाती चोरी में, हम किसी दूसरे की चीज को बिना उसकी इजाजत के नहीं ले सकते। समझ में आई मेरी बात? तो ये होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे स्कूल क्लास के बाद, जैसे क्लास में कोई बच्चा मान लो किसी दूसरे की पेन ले लिया, स्लेट वगैरह कुछ कॉपी ले ले बिना बताए, तो क्या होगा? गलत है ये, वो परेशान हो जाएगा, तो वो असत्य है। और तो उसकी इच्छा से हम मांग के ले सकते हैं हम। उन्होंने शारीरिक, मानसिक, वैचारिक व आर्थिक सभी प्रकार की चोरी से सदा दूर रहने को असत्य माना है। गांधी जी ने कहा शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आर्थिक। अब आपको मालूम हो इनके सबको मैं बताऊँ शारीरिक क्या होती है। जैसे हम शरीर के द्वारा, हम जैसे कोई चीज़ अपने इस शरीर से उठा के ले लिया, जैसे मान लो उठा के वास्तव में लेके रख लिए, किसी चीज़ ले लिया हमने, जो शारीरिक का मतलब होता है भौतिक, यानी हम लेके हमारे को देख रहा है इसने ले ली, वो होता है शारीरिक। मानसिक का मतलब आप समझते हो क्या होता है बेटा? आप मन में सोच रहे हो कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, इसका ये मेरे को ये पेन मिल जाए, इसका ये मोबाइल मेरे को मिल जाए, इसका जैसे लैप कोई भी चीज़ है, पुस्तक वगैरह कोई भी चीज़ है बेटा, वो जैसे मुझे मिल जाए, वो थी मानसिक, मन में सोच के हम चोरी कर ले। यानी हमने वो चीज़ ली मगर मेरे मन में विचार आ गया कि ये चीज़ मेरे पास होती, मैं इसको ले लेता हूँ तो कितना अच्छा लगता है, मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाए, वो भावना होती है मानसिक। वैचारिक, विचार कर लेना हम जैसे, वो होती वैचारिक चोरी। आर्थिक, सभी प्रकार की चोरी सदा आर्थिक होता है, जैसे पैसे चुरा लेना एक, उसमें सारी में सब चीज़ में आर्थिक पैसे चुरा लेना, तो सब चोरियों को उन्होंने क्या माना? असत्य माना है। तो गांधी जी ने असत्य की व्यापक परिभाषा दी। बेटा आपकी बात समझ में आ गई? असत्य क्या होता है अच्छी तरह समझ में आ गई मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार हमें असत्य का मतलब असत्य से दूर रहना है, यानी असत्य को नहीं, अपने जीवन में नहीं लाना है, ये गलत है। और गांधी जी ने यही कहा असत्य और अहिंसा, अगर ये दोनों सही है, दोनों अगर हम इसको अहिंसा का पालन करेंगे, असत्य को नहीं अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो क्या होगा? हम सत्य को ढंग से स्वीकार कर सकते, सत्य के राह पर हम चल सकते हैं। समझ आई? अब बेटा आप सभी सब चोरी करने से कितनी परिस्थितियों में व्यक्ति के स्वभाव चेंज हो जाएगा, कोई बार झूठ बोलने लग जाएगा, तो ये कई चीज़ें होती है। गांधी जी ने सत्य की भांति अपरिग्रह के निष्ठापूर्वक पालन को भी आवश्यक माना है। अपरिग्रह के लिए भी उन्होंने क्या कहा? आवश्यक माना। अपरिग्रह के पालन को भी उन्होंने क्या माना है? आवश्यक माना है। उन्होंने अपरिग्रह को केवल धन संचय न करने तक ही सीमित नहीं रखा है। जो धन संचय करने तक ही उन्होंने अपरिग्रह को सीमित नहीं रखा है, परंतु भविष्य के लिए किसी भी रूप में किसी प्रकार का संचय न करने को अपरिग्रह माना है। उसने ये कहा, गांधी जी ने ये बताया हमारे को कि हमें धन को संचय नहीं करना है, हमें धन ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जैसे आज इकट्ठा कर लिया तो हम भविष्य के लिए भी पैसे को अपने पास इकट्ठा नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? अपरिग्रह। धन संचय नहीं करना ही अपरिग्रह है। वर्तमान भविष्य में भी हम उसको नहीं करें संग्रह। गांधी जी की दृष्टि में अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु को ग्रहण करके उसे भविष्य के लिए संचित करना अपरिग्रह का उल्लंघन है। गांधी जी ने यह कहा कि हमें जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तु हमें हमारे पास होनी चाहिए, उतना धन हमारे पास होना चाहिए। हमें ये नहीं कि भविष्य के लिए हम उसको संचित करके रख ले, तो वो क्या है? वो अपरिग्रह का उल्लंघन है। प्रत्येक मनुष्य को निरंतर श्रम करते हुए समाज से केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए। हर व्यक्ति को हमेशा परिश्रम करना है, निरंतर क्या करना है? श्रम करना है, और समाज से केवल उतना ही ग्रहण करना है जितना उसके जीवन के लिए अनिवार्य है। हमें उतना ही पैसे इकट्ठा करना, इतना ही लेना है समाज से काम करते हुए, जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। ये नहीं हम लालची बन जाए, लोभी बन जाए।
ठीक है। तो ये बताया गांधी जी ने, शेष सब कुछ समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। जैसे जो भी ज़्यादा पैसे है बहुत ज़्यादा है, हमारे से खर्च नहीं हो रहे, हम उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हमने कर ली, फिर भी पैसे बचे तो हमें क्या करना चाहिए, समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। अभी आप वर्तमान में देख रहे हो ना, भी कई बार आप देखो टीवी में, इस वर्तमान क्या हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं ना पैसे। जैसे बिरला टाटा, उसने टाटा ने, बिरला ने, मतलब सभी लोगों, जैसे टाटा ने, इसने जमशेदजी टाटा ने, जो भी कंपनियों ने, कई कंपनियों ने दिया है, जैसे मित्तल ने, जो भी है क्या नाम से बड़े बड़े उद्योगपति ने, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे विप्रो के अजीत प्रेम जी ने, इन्होंने बहुत सारे पैसे क्यों दिए, जिस समय जो कोरोना का प्रकोप फैल रहा है ना हमारे समाज में, उसके लिए उन्होंने दान किया। तो ये स्थिति हम क्यों कर रहे हैं, वो समाज के कल्याण के लिए। अगर ये पैसे वाले अगर पैसा नहीं दे तो क्या होता, बहुत बुरी समस्या हो जाती, इतना पैसा सरकार के पास कहाँ से आता। तो वही बात गांधी जी कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आगे देखिए, अपने ग्रह के दृढ़तापूर्वक पालन से प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित रहेगी। और एक चीज़ और देखो, हम अपने ग्रह का पालन करेंगे तो हमारी आवश्यकताएं सीमित रहेगी, हमें ये नहीं ज़्यादा ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ये नहीं रहेगा। और समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता संभव हो सकेगा, और समाज में विषमता नहीं होगी। आर्थिक विषमता जानते हो क्या, अमीर तो ये कितना अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, और गरीब इतना कि बहुत ज़्यादा अंतर हो जाए उनमें। अरे गरीब तो ऐसा गरीब हो जाए कि वो अपने मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सके, और अमीर ऐसा हो जाए कि वो पैसों को कितना खर्च करे उससे खर्च नहीं हो सके, इतने पैसे हो जाए। ऐसी विषमता नहीं लानी है। तो अगर आप प्रकृति का पालन करेंगे ना हम, तो ऐसी विषमता नहीं आ सकती। उनके लिए किसी प्रकार शोषण तथा आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने पास रखना, आवश्यकता से अधिक उनका प्रयोग करना मात्र भी चोरी है। यानी गांधी जी ये कहते हैं हमें अपनी आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुओं को पास में नहीं रखना चाहिए, उनको रखेंगे जो भी चोरी है। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में निरपेक्ष अप्रक्रिया संभव नहीं है। निरपेक्ष अप्रक्रिया अलग चीज़ है बेटा, इसका मैं आपको बताऊँ। निरपेक्ष तो ईश्वर होता है, यानी हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा तो है नहीं, मगर फिर भी हमको एक तरह से अप्रक्रिया का कुछ हद तक पालन करना चाहिए। निरपेक्ष मतलब बिल्कुल कुछ ही नहीं होना चाहिए। अपने पैसे का भी उसको ये नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो पैसे संपत्ति होने के बाद में ना, जो कितने पैसे किसी को भी दे दे, उनको ये नहीं, ये मेरे पैसे मेरी संपत्ति, ये वो होता है निरपेक्ष, उसको मतलब नहीं होता है। इसलिए मानव को अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही संपत्ति रखने का अधिकार होना, संपत्ति रखने का अधिकार है। बाकी अपेक्षा अधिक संपत्ति सर्वोदय था सामान्य कल्याण में प्रयोग लानी चाहिए। तो ये जो असत्य अप्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें क्या सामान्य कल्याण में प्रयोग लानी चाहिए। तो पहला था असत्य अप्रक्रिया। आर्थिक सामाजिक विषमता दूर करने के लिए गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि समाज के सभी बड़े लोगों को, जो भी पैसे वाले हैं उनको, और जो भी गरीब जो भी है समाज, सभी लोगों को इन दो नियमों का पालन करना, वो है असत्य और अप्रक्रिया। इससे क्या हो जाएगी, समाज में आर्थिक सामाजिक विषमता जो अंतर है वो कम हो जाएगा। तो पहला ये। दूसरा हम देखते हैं, एक है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये आपने सुना भी होगा। जैसे कोई ट्रस्ट बन जाता है बेटे, ट्रस्ट, उसमें हम पैसे हर कोई जमा कर देता है, उसी प्रकार उन्होंने सिद्धांत दिया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। वर्तमान आर्थिक असंतोष को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने तो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को पसंद करते थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूंजीवाद पर आधारित होने से शोषण, प्रतिद्वंदिता और संघर्ष को जन्म देती है। जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया, तो आर्थिक असंतोष, गांधी जी ने पश्चिमी अर्थव्यवस्था को गलत माना। जो ब्रिटिश लोग हमारे रहते थे, हम ब्रिटिश लोग, वो क्या थे, पश्चिमी सभ्यता अर्थव्यवस्था को उन्होंने अच्छा नहीं माना, क्योंकि पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, पूंजीवाद। और पूंजीवाद आप, मैंने बताया पूंजीवाद क्या होता है, वो पूंजीवाद क्या होता है, उसमें बड़ा की संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। और पूंजीवाद क्या होता है, शोषण होता है। पूंजीवाद ऐसी प्रणाली जिसमें शोषक और शोषित वर्ग दोनों हो जाते हैं, और उसे संघर्ष पैदा हो जाता है। तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था गांधी जी ने, कि नहीं मेरे को ये अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं लगी, और वो उसको उन्होंने स्वीकार नहीं अपने देश में इसको लागू करने के लिए वो नहीं चाहता कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था हमारे देश में हो। और उन्होंने क्या किया, नई पूरी समष्टिवादी अर्थव्यवस्था को पसंद करते थे। वो अर्थव्यवस्था के समष्टि रूप को भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये हिंसा पर आधारित है। क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो हिंसा पर आधारित, उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। समष्टि का मतलब होता है कि एक ही आत्म केंद्रीय सत्ता हो जाए, यानी आर्थिक शक्ति एक व्यक्ति का हाथ हो जाए, वो समष्टि हो जाएगी, तो वो हिंसा पर आधारित हो सकती है। उसको भी स्वीकार नहीं किया। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। केंद्रीकरण जानते हो कि एक ही जगह केंद्रित हो जाना शक्ति का, तो आर्थिक शक्ति एक व्यक्ति का हाथ में देने को वो पसंद नहीं करते थे। इससे क्या हो जाएगा, राज सत्ता बना, वो क्या चाहते थे कि इससे और ज़्यादा शोषण
और संघर्ष पैदा हो जाएगा। अब वो क्या चाहते थे, राज्य सत्ता बढ़ाने विश्वास, वो चाहते थे कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, जब भी केंद्रीकरण होना चाहिए। आज उन्हीं की देन है, आज आपको एक अच्छी बात, उन्हीं की देन है कि आज पंचायत राज व्यवस्था ना हमारे यहाँ पे तीसरा पंचायत राज, वो उन्हीं की देन। वो क्या चाहते थे, गाँव को भी पूरा गाँव में सरकार बनाना चाहते थे। तो आज उन्हीं की देन है कि हमारे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन की सबसे बात गांधी जी ने की थी, ये बात मैंने इसलिए बताई। तो गांधी जी शक्ति को बांटना चाहते थे। एक व्यक्ति को शक्ति देने से क्या हो जाएगा, वो निरंकुश बन सकता है, अधिनायक बन सकता था। ठीक है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति जिसके पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है। देखो, ट्रस्टीशिप सिद्धांत का क्या मतलब है, जो पूंजीपति है, पैसे वाला व्यक्ति है, जिसके पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वह अपना आवश्यकता अनुसार ही संपत्ति का प्रयोग करे, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उस संपत्ति का प्रयोग करे, और शेष संपत्ति का ट्रस्टी बन जाए, वह उसे जन कल्याण कार्य में लगाए। यानी उसे बहुत सारा पैसा है ना, तो इतने पैसे का क्या करे, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च करे, बाकी संपत्ति का खुद ट्रस्टी बन जाएगी, वो समाज के लगा दूंगा, वो ट्रस्टी बन जाए, उसको अकेला यूज नहीं कर सके बिना समाज की इच्छा के, और उस संपत्ति को किस में लगाए, वो जन कल्याण में लगाए। अब देखो, ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जो आवश्यक बात मैंने इसमें नोट कर दिए, और कुछ बातें कैसी है देखो तब तो बताए गए थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझो। ये वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को सामंतवादी समाज में परिवर्तित करने का साधन है। जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या था, पूंजीवाद को किससे बदलना चाहता था, समतावादी समाज। समतावादी जानते हो, सबको समान समझना, ये इसमें पूंजीवाद का स्थान नहीं है। जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, इसमें पूंजीवाद का स्थान नहीं है बेटा, ये पूंजीवाद का विरोधी है। परंतु धन के वर्तमान स्वामी को अपने आप को सुधार लेने का उन्हें अवसर प्रदान करता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है कि हमें पैसे का, जो धन का स्वामी है, अपने आप को सुधार ले और समाज कल्याण कार्य करे, जन कल्याण कार्य करे, उनकी ये भावना थी। ट्रस्टीशिप सिद्धांत में ये तत्व विद्यमान है, और वह हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता है। इसकी धारणा है कि मानव को धन तथा लोभ की वृत्ति से मुक्ति दिलाई जा सकती है। यानी वो ये चाहते थे कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए, उनमें जन कल्याण की भावना जागृत हो जाए, और उन्हें लोभ खत्म हो जाए, लोभ और धन का मोह खत्म हो जाए, तभी वो जन कल्याण कार्य कर सकते हैं। तो ये लोगों में क्या कर रहा था सिद्धांत ट्रस्टीशिप, हृदय परिवर्तन का कार्य करता है। ये संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, ये केवल व्यक्ति की उचित आवश्यकताओं को स्वीकार करता है, जिन्हें समाज स्वीकार करता है। ये सिद्धांत ये नहीं चाहता कि संपत्ति का निजी स्वामित्व है, यानी जिसके पैसा है उसका खुद का अधिकार हो, ये स्वीकार नहीं करता है। ये केवल व्यक्ति की उचित आवश्यकता को स्वीकार करता है, व्यक्ति को जो भी उचित आवश्यकता है उसका वो प्रयोग कर सकता है, बाकी पैसे को जन कल्याण में लगा दे। ठीक है, और देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया, एक चीज और देखो, इसमें संपत्ति स्वार्थ की सिद्धि के लिए न तो अपने पास रखा जा सकता है, न समाज के हितों के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। पैसे को क्या कर सकता है, वो ना तो अपने स्वार्थ के लिए सिद्धि के लिए अपने पास रख सकता है, और नए हितों के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। अपने स्वार्थ के लिए पैसे का प्रयोग वो नहीं कर सकेगा पूंजीपति, और न समाज के हितों के विरुद्ध जाएगा वो, यानी वो कभी भी समाज के हितों के विरुद्ध नहीं जाएगा। इसके अलावा क्या था, इसका संबंध वस्तु या धन के स्वामित्व से अधिक समाज कल्याण से है। यानी व्यक्ति को क्या भावना होनी चाहिए कि मैं पैसे का मालिक नहीं बनने की बजाय उसमें ये भावना होनी चाहिए कि मैं समाज का कल्याण कैसे करूं, ये भावना उसमें जागृत होनी चाहिए। इसमें आय की न्यूनतम अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है भाई, कितनी सीमा में कितना टैक्स वगैरह लगी, ये करना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके आगे उनका एक जो नियम और था, वो था आपके स्वदेशी, यानी आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने के सुझाव पढ़ रहे हैं हम। तो तीसरे नंबर का सुझाव हमारे क्या आता है, स्वदेशी। स्वदेशी क्या है बेटा, स्वदेशी की परिभाषा गांधी जी ने इस प्रकार दी, इंसान में एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने नज़दीक के वातावरण का प्रयोग करें और दूर के वातावरण को छोड़ दें। जैसे धर्म में हम अपने धर्म का पालन करें, राजनीति में हम भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का प्रयोग करें, आर्थिक क्षेत्र में हम अपने पड़ोसी द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग करें, उन भारतीय उद्योगों को कुशल पूर्ण बनाए जिनसे हमें कमजोरियां नजर आती। अब देखो इसका क्या मतलब है, स्वदेशी की परिभाषा उन्होंने व्यापक रूप से दी है। क्या बताया उन्होंने, इंसान क्या प्रेरणा चाहिए कि नजदीक के वातावरण का प्रयोग करें। नजदीक जानते हो, अपने देश के वातावरण उसका प्रयोग करें, देश की जो भी चीजें उनका प्रयोग करना चाहिए हमें,
और दूर के वातावरण, जो दूसरी जगह की कोई चीज़ है उसको हम छोड़ना चाहिए। हम दूसरों का, अपने देश का उद्धार करें, देश के विकास में हमारा योगदान होना चाहिए। अपने देश की बड़ी वस्तुओं का यूज़ करें, स्वदेशी, अपने देश में जो भी चीज़ें उनका यूज़ करें, ठीक है। अपने धर्म का पालन करें। और राजनीति में हम भारतीय राजनीति संहिता, अब जो राजनीति में भारतीय राजनीति संहिता है उनके नियमों का पालन करें, दूसरे नियमों को उसमें शामिल नहीं करें। आर्थिक क्षेत्र में हमने पड़ोसी द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग करें। हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई ऐसी वस्तु है जो पड़ोसी द्वारा बनाई उसको हम ले सकते हैं, मगर उद्योगों को कुशल पूर्ण बनाए। हमें अपने उद्योगों को कुशल बनाना, ये नहीं हम बाहर की चीज़ें ले रहे हैं, जैसे मान लो हर चीज़ बाहर की ले रहे हैं, कुछ ही मान लो हर चीज़ बाहर की ले रहे हैं, मगर हमारे देश में वो चीज़ें बनती हैं तो उनको हम कमज़ोर नहीं होने दें अर्थव्यवस्था को। हमें बाहर की चीज़ें इतनी लेनी जितनी कि हमें आवश्यक, इतना नहीं लेना चाहिए कि हमारे उद्योग बंद हो जाए। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो ये कह रहे थे कि हमें स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी चीज़ों को सबको छोड़ना है और इतना अपनाना है विदेशियों को, जिससे कि हमें ये नहीं हो कि हमारे जो उद्योग है, हमारी जो राजनीति है वो उनमें कमजोरियाँ नजर आ जाए। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया, स्वदेशी की इस परिभाषा में ये नहीं समझना चाहिए, उसमें ये नहीं समझना चाहिए हमें कि गांधी जी सभी विदेशी वस्तुओं को वर्जित करना चाहते थे। उनकी स्वदेशी की परिभाषा किसी रूप में संकीर्ण नहीं थी, वह केवल उन विदेशी वस्तुओं को स्वीकार करते थे जो घरेलू या भारतीय उद्योगों को अधिक कुशल बनाने में अनिवार्य है। गांधी जी कहते थे कि हम पूरी वस्तुओं को वर्जित नहीं करना चाहते, विदेशी वस्तुएं, कई वस्तुएं विदेशों में बनती है, हम उसको वर्जित नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं ले, हम ले सकते हैं, और ऐसी वस्तुएं भी ज़्यादा लेनी चाहिए जिससे कि हमारे घरेलू या भारतीय उद्योगों को अधिक कुशल बनाने में अनिवार्य है। हम जैसे कोई ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं जिससे हमारे को देश को फायदा हो, हमारे देश के उद्योगों को, घरेलू या भारतीय उद्योगों को क्या हो, कुशल बनाने में जो चीज़ काम है उसको हम ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिससे हमारे उद्योग धंधे सब नष्ट हो जाए। ये बताया उन्होंने परिभाषा उद्योग स्वदेशी के लिए। और क्या था देखो, उन्होंने क्या बताया कि वस्तुओं के विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास करते थे। वो वस्तुओं के विनिमय जानते, विनिमय आपको मैंने बताया विनिमय कितने विनिमय जानते हो, एक वस्तु को लेने देना, दूसरी वस्तु लेना, या मुद्रा विनिमय अलग अलग होता है, तो हम दूसरे देशों से वस्तु विनिमय कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास करते थे वो, ये नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करें, हम दूसरे देश से अपने देश की चीज़ों को, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं ले, ना बेचे। वह स्वावलंबन बल देते, स्वावलंबन जानते अपने यहाँ हमारे को इतना वो बनना है कि हमें हर चीज़ अपने आवश्यकता की पूर्ति अपने देश से ही कर सके, वह स्वावलंबन। और व्यक्ति के लिए स्वावलंबन की स्थिति क्या होती है कि अपनी हर चीज़ की जरूरत वो व्यक्ति खुद अपनी मेहनत से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्या है देखो बेटा, नेक्स्ट जो उन्होंने सुझाव दिया वो था आपके खादी का अर्थशास्त्र। खादी का अर्थशास्त्र, खादी जानते हो, खादी जो कपड़ा आता है वो गांधी जी का देन, जो चरखा, जो खादी उद्योग गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण की गांधीवादी योजना में खादी के अर्थशास्त्र का मुख्य स्थान है। भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण, बेटा हमारा आर्थिक पुनर्निर्माण दोबारा हुआ है क्योंकि विदेशियों ने हमारा शोषण किया, ब्रिटिश लोगों ने हमारा शोषण किया, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो उसे पुनर्निर्माण में गांधी जी ने खादी का जो उद्योग लगाया था वो मुख्य स्थान है। खादी, हर घर के अंदर चरखा चलाया जाता था पहले, हर घर में चरखा, सूत काट के कपड़ा बनाना, उससे रोजगार मिल गया लोगों को, क्योंकि कपास सबके खेतों में हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, सूती कपड़ा बनाने का कार्य कर सकते थे। और भी कई चीज़ें खादी की बनती है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, तो हमें खादी को अपनाना है। तो गांधी जी का विश्वास था कि आर्थिक संकट की समस्या को हल करने के लिए खादी अर्थात चरखा बहुत ही प्राकृतिक, सरल, सस्ता है। उन्होंने लोगों को यह कहा कि सभी व्यक्ति खादी का प्रयोग करें, चरखे का प्रयोग करें, जिसके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, घर में हम सूत काटे कपड़ा। तो पहले उस समय हर घर के अंदर लोगों ने चरखा, सूत काटने का कार्य शुरू कर दिया था। ये व्यवहारिक तरीका था किसका, हमारे आर्थिक पुनर्निर्माण का। अरे जैसे कोई चीज़ बन गई, वो बनी हुई थे, वो नष्ट हो जाए उसको पुनर्निर्माण तो करेंगे, कोई जैसे मकान ढह जाए तो दोबारा उसको सही करना, पुनर्निर्माण, वही बात है। तो उन्होंने अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण किसका योगदान बताया, गांधी जी ने खादी का। गांधी जी का पूर्ण विश्वास था कि पूंजी और सत्ता के केंद्रीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का तथा उत्पादन और वितरण की समस्या है खादी के पुनरुद्धार से हल की जा सकती है। पूंजी और सत्ता के केंद्रीकरण से उत्पन्न समस्या कैसे दूर होगी, खादी के पुनरुद्धार से हल की जा सकती है। खादी के अर्थशास्त्र में गांधी जी एक जीवन दर्शन की झलक देते थे, यानी
उन्होंने इस जीवन दर्शन में देखा कि जो भी अगर हम खादी का प्रयोग हर घर में किया जाएगा तो कोई भी बेरोजगारी नहीं रहेगी और अपने हर व्यक्ति अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। जहाँ खादी एक और जीवन की आवश्यकताओं को देश में पूरा करने की प्रेरणा देती है, वहाँ दूसरी ओर ग्रामों को स्वावलंबी बनाने का तरीका भी है। यानी गाँव में हर लोग खादी का अपनाएंगे, खादी की बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और खादी उद्योग को अपनाएंगे तो क्या होगा, गांव क्या बन जाएंगे, स्वावलंबी, किसी दूसरे की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता है खादी उद्योग में ये कपड़े के अलावा और भी चीज़ें बनती है, अचार बनाना, कई चीज़ें आती है बेटा, अचार आता है खादी का, खादी की च्यवनप्राश, कई चीज़ें आती है। तो वो उससे क्या लोगों को रोजगार मिलता है और स्वावलंबी बनते हैं। खादी उद्योग में बहुत सारी चीज़ें आती है बेटा, ताकि कुल गिने चुने शहर ग्रामों का शोषण न कर सके, जो शहर ने गाँव का शोषण नहीं कर सके, क्योंकि गाँव के लोग स्वावलंबी बन जाएंगे। उनको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं शहर की, क्योंकि वो पैसे खुद कमा लेंगे। गाँव शहरों में जाने की क्या जरूरत पड़ रही है उनको, हर वस्तु वो उत्पादन कर लेंगे, एक दूसरे से विनिमय कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे बेटा। यद्यपि खादी का अर्थशास्त्र अमीर बनने के अर्थशास्त्र की मांगों को संतुष्ट नहीं करता, यानी खादी के अर्थशास्त्र अमीर बनने की मांग नहीं हो सकता है, अमीर बन जाए बहुत, परंतु ये आलस्य और बेकारी समस्या का तत्काल स्थायी हल है। इससे अमीर नहीं बन सकते हम। अगर खादी उद्योग हम हर घर में लगाए तो भी अमीर मगर अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, तो अमीर बनने का अर्थशास्त्र नहीं है ये बेटा। ये क्या है, मांगों को संतुष्ट कर सकता है और आलस्य बेकारी को दूर करने का सबसे स्थायी हल है ये। आलस्य और बेकारी को कैसे दूर कर सकते हैं गाँव के अंदर, खादी उद्योग के द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। और देखिए बेटा इसके अलावा क्या दे रखा है इन्होंने, ये इसमें होता है जनसंपर्क आंदोलन भी था। ये क्या था, खादी क्या था, जनसंपर्क आंदोलन भी था, लोगों से संपर्क करने के लिए, यानी ऐसा उद्योग लगेगा तो लोग आपस में संपर्क करेंगे। अब देखिए हम गांधी जी के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन, गांधी जी के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन कैसे किया गया, क्या बताया गया, देखो ध्यान से। जब ये विचार आर्थिक विचार हम देखें उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, देखिए उन्होंने क्या बताया। देखो गांधी जी के आर्थिक विचारों की कह आलोचना की गई कि वे अव्यवहारिक है। वो क्या है, अव्यवहारिक है, ये मानव समाज की उसकी प्रारंभिक स्थिति में ले जाने वाले हैं। यानी गांधी जी की जो आर्थिक विचार क्या है, बेकार है, अव्यवहारिक है, यानी ये व्यक्तियों को कैसे बना देंगे, बिल्कुल निर्धन जैसे पहले वाली स्थिति में ला देंगे। ये मनुष्य को कभी भी एक तरीके से वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी उसको नहीं ले सकते, उसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, आदि मानव की तरह स्थिति में ला देंगे ये, यानी इनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी कर देंगे, बिल्कुल जैसे पहले स्थिति वैसी कर देंगे, समय के अनुसार नहीं ला सकते। ये मानव प्रकृति के पहलू पर बल देते हैं, मानव की प्रकृति के पहलू पर क्या देते हैं, बल देते हैं, तथा उसकी भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं। और उनकी भौतिक आवश्यकता क्या करता है, ये उपेक्षा करते हैं। उन्होंने यंत्रों की अनावश्यक प्रशंसा की है तथा वर्तमान सभ्यता और उसकी देन का सही मूल्यांकन नहीं किया। गांधी जी ने यंत्रों की अनावश्यक प्रशंसा, यानी यंत्र होने नहीं चाहिए, अरे बिना यंत्रों के, यंत्र होना बहुत जरूरी है आज के युग में। तो गांधी जी ने यंत्रों की अनावश्यक प्रशंसा की, बहुत गलत है। हर व्यक्ति जो भी श्रमिक है उसको मशीनों का प्रयोग करना सिखा सकते हैं हम, और वो कर सकता है, तो उसने ये जो किया गलत है। गांधी जी का ट्रस्टी का सिद्धांत व्यवहारिक है। जब गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया तो अव्यवहारिक है, बेकार है वो, क्योंकि यह सिद्धांत वस्तुनिष्ठ क्षेत्र में परिवर्तन लाने के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ क्षेत्र में परिवर्तन लाने बल देता है। समझ आया मेरा बेटा बात। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या गलत है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को ऐसे नहीं रख सकता, कभी भी नहीं रखेगा। और ये क्या होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं है कि व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति को बदलना की बात करता है, पूरे क्षेत्र नहीं, एक एक व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं है कि पूरे को एक साथ बदल सके, एक एक व्यक्ति को बदलने की बात करता है। तो व्यक्तिनिष्ठ क्षेत्र परिवर्तन लाने बल दे रहा है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं दे रहा है। ये हर देव मस्तिष्क में परिवर्तन लाना चाहता है, परंतु यथापूर्व स्थिति को स्थायी रखना चाहता है। ये हर देव मस्तिष्क में क्या है, परिवर्तन लाना चाहता है, मगर ये यथापूर्व स्थिति को स्थायी रखना चाहता है। जो स्थिति उस ऐसे कैसे रहे। एम.एन. रॉय के शब्दों, गांधी जी पूंजीवाद की निंदा तो करते हैं परंतु उसे समाप्त करने को नहीं कहते। यानी गांधी जी क्या कहते हैं, पूंजीवाद को समाप्त कर दो, निंदा करते हैं परंतु समाप्त कर, निंदा करते हैं वो, भाई पूंजीवाद खराब है, पर वो नहीं कि पूंजीवाद समाप्त करने की बात वो नहीं करते हैं। तो उनके विचार क्या है, अव्यवहारिक है। तो ये आलोचकों की बात कर रहा हूँ मैं। डिसरेली की बात है, उन्हें क्या कहा, डिसरेली ने क्या बताया था बेटा, डिसरेली की बात थी, वह उन्हें चीनी चढ़ा कर कड़वी गोल निगलनी कहते हैं। डिसरेली क्या कहते हैं, चीनी, जैसे चीनी चढ़ाकर कड़वी गोली निकलने को कहते हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि जैसे हम डिसरेली कह रहे हैं गांधी जी बात को कि गोली, कड़ी गोली में चीनी चढ़ा के दे देने की बात करते हैं गांधी जी। तो ये ऐसे सब बेकार है।
उनके विचारों के मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ये कई विचारक जो भी है इनके आलोचकों ने ये बताया, एमेरॉय ने ये बताया और डिजरेल ने ये बताया, अरे गोली बच्ची नहीं चीनी वो परा चढ़ा के दे देना कड़ी गोली को, तो वो अरे कहने का मतलब ये बेटा है उसको गोली को खत्म कर दो, कड़ी गोली लेना मीठी गोली होनी चाहिए ना, चीनी चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे आलोचना। और देखो ध्यान से, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या गांधी जी ने इसी में देखो, इसी में आगे देखो, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ना उनका, ऐसा काल्पनिक यंत्र है जो मानव को स्वार्थपरता और अगाध प्रेरणाओं को ठीक प्रकार के नहीं आंक सका, जो मानव की स्वार्थपरता और अगाध प्रेरणाओं को ठीक प्रकार से नहीं आंक सका है, ये जो सिद्धांत है नहीं आंक सका है। दूसरे शब्दों में सिद्धांत मानव की नैतिक शक्तियों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करता है। ये सिद्धांत किस पर विश्वास करता है? मनुष्य की नैतिक शक्तियों पर, कि मनुष्य में नैतिक शक्तियाँ हैं, वो एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा प्राणी है, उसमें नैतिकता भरी हुई है, उसमें विश्वास करने की बात करता है। मगर व्यवहार में हम ऐसा नहीं देख सकते। ये सभी है ना जो दानदाता हो, सभी दानवीर हो, ऐसा संभव नहीं है। गांधी जी ने सामाजिक संघर्ष की जटिलता को बहुत सरल समझा। उन्होंने सामाजिक संघर्ष की जटिलता बहुत सरल समझा है, वास्तव सरल नहीं है। समाज में सामाजिक संघर्ष जटिलता संघर्ष की, वो जटिलता सरल नहीं है। गांधी जी ने सरल बता दिया कि ठीक है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मगर इसको करना बहुत कठिन है। जो ट्रस्टी सिद्धांत को अपनाना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति में नैतिकता इतनी नहीं जितनी कि हर सब में हो, यह संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज को ऐसे नैतिक तत्वों से संगठित करने का प्रयास किया जो वर्तमान में विद्यमान नहीं है। उन्होंने ऐसे नैतिक नियम बताए जो वर्तमान में समाज प्रचलन में नहीं है। ये सत्य, ये क्या ना सत्य की बातें होती है, इस समय ऐसी बातें संभव नहीं है। भारत में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्वीकार अस्वीकार करना दूर, ये शैक्षणिक रुचि का विषय ही है। ये एक शैक्षणिक रुचि का विषय है ये केवल। गांधी जी ने यंत्रों की प्रस्तावना की है, परंतु यंत्रों को अस्वीकार करना उत्पत्ति के नियम की प्रस्तावना है। यानी गांधी जी ने यंत्रों की प्रस्तावना की, यानी यंत्र होना नहीं चाहिए, मगर यंत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि और देशों के बजाय यानी उत्पत्ति के नियम की प्रस्तावना है। उत्पत्ति का नियम ही गलत है, मशीनों का प्रयोग करना हमें आवश्यक है। हमें और देशों की तरह मशीनों का प्रयोग हमारे को करना है। यंत्रों के अभी से बताया क्या क्या उन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग हमें भी करना चाहिए। तो यंत्रों की प्रस्तावना उनकी गलत है। देखो क्या बताया उन्होंने, यंत्रों खराब होने वाली जिन आर्थिक सामाजिक राजनीतिक नैतिक समस्याओं का वर्णन गांधी जी ने किया, वे वास्तव में यंत्रों के कारण पैदा नहीं होती है। अरे जो नैतिक समस्या होती है यंत्रों से नहीं होती है, यंत्रों की गलत व्यवस्था, यंत्रों की गलत व्यवस्था से होती है वो, और गलत योजनाओं से, उत्पादन वितरण गलत प्रणालियों से, नगरों गलत योजनाओं से ये समस्या पैदा हो जाएगी। और गांधी जी ने स्वयं को सार्वजनिक उपयोगिता वाले यंत्र के स्वीकार किया। यानी उन्होंने क्या किया कि जो यंत्रों के द्वारा जो बेरोजगारी निर्देशना फैलती गलत है, क्योंकि ये उससे नहीं होगी, ये किसके द्वारा होगी, इनके गलत उपयोग से। हम किसी को ट्रेनिंग दे के, जैसे मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है उद्योगों के अंदर, जो कारखाने जिनमें, तो जो श्रमिकों को हम ट्रेनिंग दे के मशीनों से हम यूज में ले सकते हैं। उसको चलाने वाला भी तो कोई होगा ना, ये नहीं कि मशीन अपने आप थोड़ी काम करेगी, उसको चलाने के लिए मजदूर चाहिए ना। तो गांधी जी इस बात के आलोचकों ने निंदा की है। अब देखते हैं आगे बेटा गांधी जी का राजनीतिक विचार क्या थे। वो राजनीतिक विचार देख क्या गांधी जी के। गांधी जी ने अपने आदर्श अहिंसक समाज की रूपरेखा स्पष्ट रूप से तैयार नहीं की थी, जिस प्रकार प्लेटो, रूसो तथा कार्ल मार्क्स ने अपने आदर्श समाज की रूपरेखा तैयार की थी। जॉन बंडूरा के शब्दों में राजनीतिक कार्यकर्ता और व्यवहारिक दार्शनिक थे, ये सिद्धांत निर्माता नहीं थे। गांधी जी ने अपने आदर्श अहिंसक समाज की रूपरेखा तैयार नहीं की थी, ये ऐसी रूपरेखा होनी चाहिए। प्लेटो, रूसो तथा कार्ल मार्क्स ने अपने आदर्श समाज की रूपरेखा तैयार की थी। अब देखो ध्यान समझो, गांधी जी ने तो ऐसा नहीं किया, रूपरेखा नहीं बनाई किस प्रकार में, मगर प्लेटो, रूसो, कार्ल मार्क्स के हम जीवन को, उनकी जो विचारों के जीवन, उनको दर्शन को पढ़ते तो हमें मालूम पड़ता है कैसे उन्होंने रूपरेखा तैयार की थी। ये थी। जॉन बंडूरा ने क्या कहा कि वे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, व्यवहारिक दार्शनिक थे, सिद्धांत निर्माता नहीं थे। उन्होंने कोई सिद्धांत का निर्माण नहीं किया। उन्होंने एक व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक दार्शनिक थे, व्यवहारिक रूप से बातें बताई। उनकी जो उन सिद्धांत निर्माता नहीं थे, उन्हें सिद्धांत नहीं दिए हर चीज़ के, तो उन्होंने स्पष्ट रूपरेखा तैयार नहीं की थी बेटा, जो आज उनकी जो नियम चले। इसके अलावा देखो क्या था, गांधी जी ने स्पष्ट लिखा है कि मैं पहले से ये नहीं बता सकता कि पूर्णतः अहिंसा पर आधारित शासन कैसा होगा। अरे गांधी जी ने खुद ने ये कहा कि मैं नहीं बता सकता अहिंसा पर आधारित शासन कैसा होगा, फिर भी उनकी पुस्तक हिंदी स्वराज्य में
से उनके द्वारा समय समय भाषणों, लेखों, वक्तव्यों, बैठकों में व्यक्त किए गए विचारों से उनके आदर्श सामाजिक कल्पना की जा सकती है। यानी गांधी जी को ये नहीं बता सकते कि समाज कैसा होगा। और जो प्लेटो, अरस्तु, रूसो जो थे, इनके जो सिद्धांत थे उसमें उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से बताया था, सिद्धांत दिया था। तो गांधी जी ये नहीं बता कैसा समाज होगा, तो सिद्धांत निर्माता नहीं थे। और देखो बेटा, वो कल्पना की जा सकती है। अब यहाँ ये भी समझ लेना आवश्यक, गांधी जी का निरंतर विकसित होने वाला व्यक्तित्व था। उनका व्यक्तित्व कैसा निरंतर विकसित होने वाला व्यक्तित्व था उनका मतलब व्यक्तित्व क्या होता था, हमेशा बढ़ रहा था, विकसित हो रहा था। उनका तरीका निगमनात्मक, प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और संकलनवादी था। उनका तरीका क्या था, सरल से कठिन। निगमनात्मक होता है सरल से कठिन, वो सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे थे। व्यवहारिक संकलनवादी थे। गांधी जी के विचारों में अध्यात्म शास्त्र, गांधी जी के विचारों में अध्यात्म, धर्म, नैतिकता ये थी। नैतिक शास्त्र था, अर्थशास्त्र था और समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र विचार का सम्मिश्रण था। गांधी जी जो विचार थे उनमें आध्यात्म शास्त्र में आप धर्म, आध्यात्म, धर्म, नैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र सबके विचारों में मिश्रण था। वे इन्हें प्रत्यक्ष नहीं समझते थे, वे राजनीति का आध्यात्मिकरण चाहते थे। गांधी जी क्या चाहते थे, राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। और देखिए बेटा, इसके अलावा गांधी जी, अब इसके आगे देखिए, गांधी जी अपने आदर्श शासन व्यवस्था में राज्य के हिंसक और बल पर आधारित किसी भी स्वरूप को अस्वीकार करते हैं। गांधी जी अत्यंत शक्तिशाली राज्य को निम्न 2 कारणों से अस्वीकार करते हैं। देखो, गांधी जी अपने आदर्श शासन व्यवस्था में राज्य के हिंसक और बल पर आधारित किसी भी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हैं। यानी गांधी जी ये कहते थे शासन, जो आदर्श शासन होगा वो हिंसक नहीं होना चाहिए, बल पर आधारित नहीं होना चाहिए, कैसा भी रूप हो उसको स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी अत्यंत शक्तिशाली राज्य को निम्न 2 कारणों से स्वीकार करते थे। अब देखो, गांधी जी शक्तिशाली राज्य को किस प्रकार स्वीकार करते, क्यों करते थे, वो कारण देखिए। गांधी जी की मान्यता है कि केंद्रीय रूप में राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो जाती है तो वो हिंसा का प्रयोग जरूर करेगा, वह हिंसक जरूर बनेगा। तो इस प्रकार से शक्तिशाली राज्य का वो विरोध करते थे। उनका यही मानना है कि क्योंकि सभी मनुष्य मूल रूप से सामाजिक प्राणी होते हैं और प्रत्येक स्थिति में नैतिक व्यवहार नहीं कर पाते हैं और नई सदैव समाज के प्रति अपने वांछित नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने मर्यादित राज्य की आवश्यकता को स्वीकार किया। अब देखो ध्यान से, सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी होते हैं, सभी जानते इस चीज़ को, मगर नैतिक व्यवहार नहीं कर पाते। वो प्रत्येक स्थिति में नैतिक नहीं रह सकते। वो कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है तो नैतिकता को छोड़ना ही पड़ता है और सदैव समाज के प्रति अपने वांछित नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते गांधी ने मर्यादित राज्य की आवश्यकता को स्वीकार किया। राज्य कैसा होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, यानी शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, शक्तिशाली होगा तो वह हिंसक बनेगा। और देखिए, गांधी जी ने ऐसे राज्य का विरोध किया जो विशुद्ध रूप से राजनीति व सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी गांधी जी राजनीति और सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज को, राज्य को विरोध करते हैं। यदि राज्य संगठित हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है तो ऐसा राज्य गांधी जी के लिए राज्य एक अनैतिक संस्था है। यदि राज्य क्या करता है, संगठित हिंसा, बहुत सारे लोगों की हिंसा, संगठित हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है तो राज्य क्या है, ऐसा राज्य गांधी जी की नज़र में एक अनैतिक संस्था है। उनकी धारणा है कि निरंकुश सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज कल्याण के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। उन्होंने यही कहा कि जो निरंकुश सत्ता है, केंद्रीय सत्ता है, एक व्यक्ति आत्म सत्ता है, अगर ऐसी सत्ता है उसे क्या हो जाएगा, व्यक्ति स्वतंत्रता और समाज का कल्याण नष्ट नहीं हो सकता, उन दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो क्या कहा उन्होंने, मर्यादित राज्य की बात कही। याद रखना इस चीज़ को, यानी जो राजनीति विचार पढ़े बेटा, तो गांधी जी मर्यादित राज्य की बात करते हैं और निरंकुश सत्ता का विरोध करते हैं। गांधी जी आस्तीनवादी निरपेक्ष संप्रभुता पर आधारित राज्य के पक्षधर नहीं है। जो आस्तीन ने निरपेक्ष संप्रभुता सिद्धांत दिया उसके वो पक्षधर नहीं है, गलत है निरपेक्ष संप्रभुता। गांधी जी ने सीमित राज्य की स्थापना बल दिया। गांधी जी ने क्या कहा कि राज्य कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए, राज्य ज़्यादा व्यक्ति के ऊपर अंकुश नहीं लगाए, उसका कार्य बहुत सीमित होना चाहिए। हर चीज़ में व्यक्ति को उसके ऊपर क्या नहीं लगाए, अंकुश नहीं लगाए। उसका कार्य कैसा होना चाहिए, समाज कल्याण कार्य करे वो व्यक्ति, अपने आप ही अपने कर्तव्य का पालन करेगा। उसको बल प्रयोग की या उसको शक्ति की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को शक्ति प्रयोग करने की बल नहीं दिया उन्होंने। गांधी जी राज्य को आम आदमी के दैनिक जीवन से बाहर की संस्था मानते हैं।
गांधी जी क्या मानते हैं कि आम आदमी की जो दैनिक जीवन है उसे बाहर उसे व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं करे। जैसे खाना पीना, मंदिर में पूजा करना, आराधना करना, टहलना, जो भी चीज़ें उनकी उनमें राज्य कुछ भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति किसी समय पूजा जो भी कुछ करता है अपना कर्तव्य नियम जो व्यक्ति पर्सनल मैटर है उसको करे तो उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो चाहता है, गांधी जी वो चाहते थे। और क्या चाहते थे वो? व्यक्तिगत पहले स्वैच्छिक नैतिकता को व्यक्ति समाज में संपूर्ण मानवता के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। स्वैच्छिक नैतिकता यानी व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि स्वैच्छिक नैतिकता व्यक्ति को ऐसा बनाना कि अपनी इच्छा से वो अपना कार्य करे और समाज के कार्य अपनी इच्छा से करे, उसके ऊपर किसी प्रकार दबाव नहीं हो। गांधी जी एक ऐसे विकेंद्रीकृत आदर्श समाज की स्थापना बल देते हैं जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की सर्वाधिक संभावनाएं निहित हो। विकेंद्रीकरण यानी शक्ति को बांटना चाहते थे वो। जैसे अभी मैंने बताया था शुरू में, वो पंचायत राज के समर्थक थे। गांव में सरकार, गांव का शासन, ग्राम स्वराज्य की बात करते थे बेटा वो। तो वो शक्ति को एक जगह केंद्रित करने के बजाय बांटना, विकेंद्रीकरण बांटना चाहते थे। विकेंद्रीकृत समाज की बात करते थे। वो समाज अच्छा हो जिसमें सबको शक्ति मिली हुई हो। शक्ति अगर क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास संभव है। गांधी जी व्यक्ति को राज्य से प्राथमिक मानते हैं, यानी व्यक्ति को राज्य ज्यादा प्राथमिक मानते। प्राथमिक किसको देते? व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति है तो राज्य है, यानी व्यक्ति है तो राज्य है, यानी व्यक्ति क्या है? साध्य, और राज्य क्या है? साधन। इसी आधार पर एक आदर्श अहिंसक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं वो। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। ठीक है बेटा, यानी राज्य व्यक्ति के कल्याण का काम करेगा, जिसे बहुमतवाद स्वराज्य की संज्ञा दी जा सकती है। गांधी जी उसे स्वराज्य कहते हैं। गांधी जी ने आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों से निर्मित शासन की वकालत की है। गांधी जी ने यह कहा कि जो आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय से निर्मित शासन है वो अच्छा है, यानी गाँव के शासन, गाँव के लोग गाँव में अपने जो भी समस्या उसका निवारण वही कर सके। बहुमत की निरंकुशता व मनमानी उनको अस्वीकार है। बहुमत की निरंकुशता यानी निरंकुश बनना उसको स्वीकार नहीं है, मनमानी उनको स्वीकार है, अस्वीकार है। गांधी जी के आदर्श राज्य के हर नागरिक को अपनी अंतरात्मा की आवाज से प्रकट होना चाहिए। और गांधी जी का आदर्श क्या होना चाहिए? अपने अंतरात्मा की आवाज क्या होना चाहिए? प्रवक्त होना चाहिए। समझ में आई बेटा बात? तो गांधी जी राजनीतिक विचार क्या थे? एक, गांधी अपराध को एक रोग मानते थे। इलाज के लिए नैतिक समुदाय को धर्म से अधिक श्रेष्ठ मानते थे। तो ये राजनीतिक विचार में गांधी जी पढ़े तो वही मर्यादित राज्य की बात करते हैं। आपको समझ में आ गई बात? सीमित राज्य की बात करते हैं। व्यक्ति को साधन साध्य मानते, राज्य को साधन मानते हैं। और देखो एक बात, गांधी जी अपराध को क्या मानते थे बेटा? एक रोग। एक उदाहरण दे रहा हूँ। गांधी जी अपराध को एक रोग मानते हैं और क्या कहते हैं? इलाज के लिए नैतिक समुदाय को दंड से कहते, यानी इलाज क्या था उसका? नैतिक समुदाय। जैसे कोई अपराधी है उसको हम दंड के बजाय क्या करें? उसको नैतिक रूप से समझाए, उसको समझाए भाई ऐसा आपने किया गलत है और ऐसा करना गलत है। तो वो कैस पे जोर दे रहे हैं? शक्ति पे बल नहीं देते थे गांधी जी। वो एक सीमित राज्य बल देते थे और मर्यादित राज्य बल देते थे। हिंसक राज्य कैसे होना चाहिए? अहिंसक राज्य होना चाहिए। और गांधी जी ने ऐसे समाज की परिकल्पना की जो शोषण विहीन हो। ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें शोषण नहीं हो, मजदूरों, पूंजीपतियों, किसानों के बीच संघर्ष नहीं हो। आए समझ में? मजदूरों, किसानों, पूंजीपतियों और गरीबों के बीच में संघर्ष नहीं हो, ये उनका सिद्धांत था। उन्होंने न्याय से सिद्धांत को हल करने पर दिया और न्याय से ट्रस्टीशिप को बल दिया था। ये उनके गांधी जी के हो गए आपके राजनीतिक विचार। अब देखेंगे गांधी जी की देन क्या है। हमारे राजनीतिक गांधी जी क्या देन है, जिसमें उन्होंने 4 मुख्य देन है उनकी। नए विचारों का स्वागत किया उन्होंने। राजनीतिक में नैतिकता, आदर्शवाद का समावेश किया। राजनीति में नैतिकता का और आदर्शवाद का क्या किया उन्होंने? समावेश। अहिंसा एक सशक्त उपाय। अहिंसा को राजनीति में क्या बना? सशक्त उपाय। और साधन और साध्य की पवित्रता दोनों में बल दिया। अब इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं, एक बार पॉइंट्स याद करना आपको। क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, गांधी जी की देन, भारतीय राजनीति गांधी जी की क्या देन है? तो आपको 4 ये पॉइंट याद रहने चाहिए। ये पॉइंट टिप्पणी पूछ सकता है छोटा सा, तो ये पॉइंट याद है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, इनको थोड़ा टीचर थोड़ा समझा देता हूँ आपको, तो इसको बार बार सुनोगे मेरी आवाज़ को, इसको देखोगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। तो पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैंने ये पॉइंट्स क्यों बनाते हैं? ज़्यादा जैसे पॉइंट पढ़ते हैं तो पॉइंट्स से आपको याद हो जाएंगे, तो आपको बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी। समझ आए बेटा?
राजनीतिक शास्त्रों को गांधीवाद की देन अत्यधिक है। बहुत जो देन क्या है, देखो नए विचारों का स्वागत कैसे है। गांधी दर्शन में सभी विचार संश्लिष्ट है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म सभी एक दूसरे संबंध है और नए विचारों संबंध से द्वार इससे सर्वदा खुला है। यानी उसमें गांधी जी के जो विचारों में सबको शामिल किया कि गांधी जी ने आर्थिक विचार भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक सभी विचारों को उसने शामिल किया और धर्म को राजनीति में प्रवेश करवाया। ये उनकी नए विचारों का गांधी जी ने हमेशा स्वागत किया है। राजनीति में नैतिकता, आदर्शवाद समावेश। गांधी जी ने राजनीति में नैतिकता को स्वीकार किया, आदर्शवाद का समावेश किया। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक जो भी प्रतिनिधि जनता है, प्रतिनिधि शासक है, वो नैतिक दृष्टि से अच्छा होना चाहिए और आदर्शवादी होना चाहिए और आध्यात्मिक होना चाहिए। ये बात उन्होंने बताई। नेक्स्ट, अहिंसा एक सशक्त उपाय है। किसी भी समस्या के लिए गांधी जी ने ये कि बताया था कि अहिंसा सबसे प्रमुख हथियार है, सशक्त उपाय है। गांधी जी की राजनीति सबसे बड़ी देन है अहिंसा। सत्याग्रह का पूर्ण सिद्धांत अहिंसा पर आधारित है। जो सत्याग्रह होता है उसका सिद्धांत किस पर आधारित है? अहिंसा पर। सत्याग्रही, सत्य के लिए आग्रह होना, मैंने बताया था कल। तो सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह होना, तो किस पे आधारित है? अहिंसा पे। यानी चुपचाप बैठना, में सत्य के लिए लड़ाई के लिए बिल्कुल चुप रहना है और अत्याचारियों के अत्याचार को सहना है, वो है अहिंसा। और देखिए इसमें क्या बताया उन्होंने, जहाँ अब तक विश्व के पास अन्याय को दूर करने का युद्ध के रूप में विकल्प था, गांधी जी ने युद्ध के विकल्प के रूप में सत्याग्रह के सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहले क्या था, गांधी जी से पहले अहिंसा का सिद्धांत नहीं था, उससे पहले क्या था कि किसी भी समस्या का समाधान क्या था, दूर करने के लिए क्या था, युद्ध का विकल्प केवल क्या था, युद्ध। किसी भी समस्या का समाधान क्या था, युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करना। मगर गांधी जी ने एक नया विकल्प समाज के सामने, विश्व के सामने रखा, वो था अहिंसा। एक सशक्त उपाय दिया जो विश्व की राजनीति को उनकी महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। नैतिक आधारों पर अन्याय का विरोध करने का व्यक्ति को अधिकार देने का सिर्फ गांधी जी को है। हमें नैतिक रूप से अन्याय का विरोध करना है, यानी हमें अन्याय सहते जाना है। मगर एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो जो अन्याय अत्याचारी है वो भी थक जाएगा अत्याचार करते हुए। नेक्स्ट उन्होंने बताया साधन और साध्य की पवित्रता बल। साधन और साध्य दोनों कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। तो गांधी जी दोनों पे बल देते हैं, मैंने कल ही बताया था ये बात आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन। गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन अब देखते हैं। गांधी जी के विचार नैतिक नियमों, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग इत्यादि पर आधारित है। यानी उनके पूरे विचारों का मूल्यांकन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो विचार है उसका मूल्यांकन मतलब क्या, मतलब उसका निकलता है निष्कर्ष क्या है वो देखते हैं। उनके विचार नैतिक नियमों से बने हुए हैं। जो जितने विचार है वो नैतिक नियमों से अभिभूत है, इनसे बने हुए हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग इत्यादि पर आधारित है। तो सारे विचार किस पर आधारित है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग इत्यादि पर आधारित है। इन नियमों को अस्वीकार करते ही गांधी जी के विचारों की आलोचना की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति इन विचारों की, इन नियमों की अस्वीकार करता है तो क्या कहलाएगी? आलोचना कहलाए गांधी जी की। वास्तव में नियम इतने शाश्वत है कि इनके अनुकरण करने में विश्व में स्थायी शांति रह सकती है। आप बेटा देखो ध्यान से, कितनी अच्छी ध्यान है गांधी जी की। हम गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन किस तरह, यानी विश्व में जो मेरा सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, इनके अगर इनका पालन ढंग से किया जाए विश्व में, ये नियम इतने शाश्वत है कि विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी और तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अहिंसा नहीं, हिंसा, अशांति बिल्कुल खत्म हो सकती है अगर इन नियमों को हम अपना लेंगे पूरे विश्व में। तो विश्व में शांति स्थापित करने का जो नियम है वो गांधी जी के नैतिक नियम है। अगर उनको मानते हैं तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी, तनाव खत्म हो जाएगा। घृणा और प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है। घृणा को प्रेम में, घृणा है उसको हम प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं। हिंसक उपायों द्वारा आक्रमण, युद्ध, क्रांति, उपद्रव, दमन, कमी की स्थायी शांति नहीं हो सकती है। यानी इनसे हिंसक उपाय द्वारा, जैसे युद्ध के द्वारा, आक्रमण के द्वारा, क्रांति के द्वारा, उपद्रव के द्वारा, दमन के द्वारा। अब आप समझ रहे हैं इन सब चीजों की। हिंसक उपाय होते हैं जैसे तोड़ फोड़ करना, किसी की हत्या कर देना, मारना, किसी राज्य पे आक्रमण कर देना, युद्ध करना, क्रांति कर देना किसी खिलाफ, उपद्रव कर देना, किसी चीज को, अच्छे व्यक्ति को विचारों को दबा देना। इससे शांति कभी भी स्थापित नहीं हो सकती है। युद्ध ने केवल युद्ध को जन्म दिया है बेटा, युद्ध से केवल युद्ध को जन्म मिला है। यानी युद्ध करेंगे तो युद्ध ही होगा, शांति को नहीं। युद्ध से कभी शांति नहीं हो सकती है।
यही कारण है गांधी जी के विचारों का समर्थन करने वाले उनके विचारों को न तो केवल सार्वकालिक बल्कि सर्वदेशीय मानते हैं। अरे एक देश पे नहीं है, पूरे विश्व में उनके विचार छाए हुए हैं। वो सर्वदेशीय है, सभी देशों में उनके विचार है। वो क्या, उनके विचार सार्वकालिक नहीं, हर काल में उनके विचार है और सर्वदेशीय है। उन सीमा में नहीं बांध सकते विचारों को। इस तरह कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीयता, सब में गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ता है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, बलिदान और त्याग का पाठ नहीं सिखाया। दूसरी ओर लेखक गांधी जी के विचारों की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं इन्हें अव्यवहारिक मानते हैं। कुछ लेखक क्या मानते हैं? इन्हें अव्यवहारिक मानते हैं, अवैज्ञानिक मानते हैं, एक पक्षीय मानते हैं, मूल्यतरहित मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं, कोरे आदर्शवाद, समाजवाद को पीछे धकेलने वाले, पूंजीवाद समर्थक, वर्गभेद को स्थायी रखने वाले इत्यादि बताते हैं। तो ये गांधी जी के विचार, इनको, इसके आलोचक इनको अव्यवहारिक ये मानते हैं। और वास्तविक रूप से हम देखा करें तो जो गांधी जी के विचार है बहुत ही इस समाज के लिए, इस विश्व के लिए, शांति स्थापना के लिए और संघर्ष को खत्म करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए बेटा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार क्रांतिकारी है क्योंकि मानव की मूल भावनाओं से परिवर्तन लाना चाहते हैं। नैतिक दृष्टि से विचार मानव सौहार्द के जनता को प्रयोग होने का श्रेष्ठ है। ठीक है। इसी तरह ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ व्यक्ति, समाज, तो इसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें गांधी जी के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ सके। व्यक्ति के ऊपर भी पड़ सकता है, समाज में पड़ेगा, राष्ट्र में पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी विचारों का प्रभाव पड़ेगा। तो गांधी जी के दर्शन का मूल्यांकन करते हैं तो जो इनके विचार मैंने बताया, शांति स्थापित करना और प्रेम, क्या नाम से, विश्व में एकता स्थापित करना और व्यक्ति और समाज में सहानुभूति, ये सब चीज़ें कैसे होगी? इन गांधी जी के नैतिक नियमों के आधार पर ही हम एक विश्व को, एक शांति प्रिय विश्व बना सकते हैं। इससे आदर्शवादी राज्य की स्थापना हो सकती है और समानता की स्थापना कर सकते हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। इसके अंत में यही कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के विचार पूर्णतः मानवता, जीवन मूल्य तथा नेतृत्व तथा आदर्शवाद का समावेश है। आपकी बात समझ में आ गई? गांधी जी क्या है, तो मैंने पढ़ाया था आपको, क्योंकि विचार क्या है? मानवता, जीवन मूल्य तथा नेतृत्व तथा आदर्शवाद का समावेश है उनके विचारों में। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता बल देते हैं। याद रखना, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता बल गांधी जी देते हैं। अब इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो देखो। गांधीवाद क्या है, याद करना, मैंने शुरू बता भी दिया, लिखा दिया, वो देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की राजनीति में क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। उन्होंने राजनीति में क्या देन उनकी, वो देखना है। गांधीवाद के स्रोतों का उल्लेख कीजिए, मैंने पॉइंट्स दिए, उनको पढ़ना और इसका विस्तार भी आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सत्याग्रह का अर्थ एवं सत्याग्रह के स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके, गांधीवाद आधुनिक सभ्यता को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। आधुनिक सभ्यता को किस प्रकार प्रभावित करता है गांधीवाद? गांधी जी पर किन धर्म ग्रंथों का प्रभाव पड़ा, मैंने टेबल से समझाया था आपको। आज हमारे जो पॉलिटिकल साइंस है कक्षा 12 की, उसकी बेटा तीसरी इकाई कंप्लीट हो चुकी है, 30 नंबर का कंप्लीट मैटर हो चुका है। अब आगे देखेंगे इकाई 4 जो 10 नंबर की है, उस जो अब आपका खंड है भी कंप्लीट हो जाएगा और वो देखेंगे आप शुरू में। थैंक यू बेटा, और इसको आप देखते रहो और बार बार पढ़ो इसको।